देखिए, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर if temperature is high comma and volume is very large, अब एक मिनट यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, पिछले केस में बताए थे कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा करेंगे तो स्लोप जीरो हो जाएगा, राइट? और प्रेशर लो कर रहे हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो एट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड, राइट? तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो बी का टर्म भी इग्नोर हो गया, वॉल्यूम करेक्शन, और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो साथ में स्लोप भी जीरो हो गया। तो ये तो कंडीशन ही था ना आइडियल गैस का, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे गैस क्या बिहेव करता है, आइडियल कैरेक्टर, राइट? लिखिए, then B as well as A both are neglected, then B as well as A both are neglected. So that equation reduced to ideal gas equation, so that equation reduced ideal gas equation. अच्छा, प्रेशर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर ए का प्रेशर कम है तो ए को नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है? चलिए, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा इक्वेशन था स्टूडेंट? फार्मूला बोलिए, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वाट, वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। तो अगर ए इग्नोर हो गया और ए टर्म इग्नोर हो गया तो बचा क्या, पी वी इक्वल टू वाट, एन आर टी। देन पी वी बाई, तो पी वी बाई एन आर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, और यही तो मेरा क्या है, जेड है। अब पी वी बाई आर टी ही बोलते हैं तो एन इक्वल टू 1 ले लेंगे तो सबके लिए वैलिड है। नेक्स्ट, एक लास्ट केस, और एक केस स्पेशली दो गैस के लिए है, इंपॉर्टेंट है, वो है हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। लिखिए, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम the value of A is extremely small for these two gases. The value of A is extremely small for these two gases. अब यहाँ देखिएगा, इन दोनों गैस का अगर A का वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल है, मतलब 0 के बराबर, तो नहीं लगता कि इसका लिक्विफिकेशन वेरी डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ए का वैल्यू ज़्यादा तो लिक्विफिकेशन इजी, बट ए का वैल्यू अगर वेरी वेरी लेस, मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं बन पा रहा है, तो लिक्विफिकेशन आसान रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा? देयरफॉर दे आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, देयरफॉर दे आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। तो P प्लस एक किसके लिए काम कर रहे हैं, H2 के लिए एंड हीलियम के लिए, तो P प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर
V माइनस एन बी इक्वल टू अगर एन आर टी है, और मान लेते हैं तो ये टर्म को अगर इग्नोर कर दिए इसके लिए, तो क्या बचा V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, और एन का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, तो V माइनस बी इक्वल टू आर टी। करेक्ट। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हीलियम, ध्यान से सुनिएगा, Pv माइनस क्या हो जाएगा, Pv इक्वल टू व्हाट, RT। RT से डिवाइड कीजिए, तो Pv बाई RT इक्वल टू 1 प्लस Pb बाई व्हाट, RT। सही है ना? हाँ, तो एक कौन सा डिविजन रहेगा? कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट। अच्छा नहीं, सही 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 है। इसका मतलब है ये मेरा जेड है, सही है। ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, बी बाई आर टी। तो अगर जेड वर्सेस पी को अगर देखा जाए तो क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पेशली हाइड्रोजन और हीलियम में निगेटिव डिविएशन नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन होगा। और जेड वर्सेस पी का इक्वेशन ऑलवेज कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। दिस इज द रीजन। इसको हटाएं। तो अगर z का वैल्यू 1 है और हम लोग z वर्सेस p का ग्राफ देखेंगे तो देखिएगा डिविएशन अगर ग्राफ दिखाया रहेगा तो जनरली हाइड्रोजन और हीलियम का ऐसे दिखाया रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव और स्ट्रेट लाइन। मतलब z का वैल्यू 1 से ऊपर नीचे नहीं, बजाय हाइड्रोजन और हीलियम के लिए a का वैल्यू ऑलवेज हम लोग ऑलमोस्ट क्या करते हैं, नेग्लेक्ट मानते हैं। करेक्ट है ना? अब मैटर करता है कि सर एक इन दोनों में कौन किसका रहेगा, तो ए डिपेंड करेगा किसका साइज बड़ा है। एक किस बात पर डिपेंड करेगा कि बी का वैल्यू किसका ज़्यादा है, राइट। जिसका बी का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका स्लोप ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब एट ए गिवन, यहाँ देखिएगा, एट ए गिवन टेम्परेचर हाइड्रोजन का ग्राफ ऊपर रहता है, हीलियम का थोड़ा नीचे रहता है। इट मीन्स व्हाट, हाइड्रोजन का साइज बड़ा है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई हीलियम एक एटम का देख रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इस वजह से इसका साइज बड़ा हो गया। समझ रहे हैं? इसका क्या देख रहे हैं, 1 एटम, बट यहाँ पे एटम का कंपेयर कीजिएगा तो हीलियम बड़ा रहेगा, बट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखिएगा तो दैट्स वाई इसका बी का वैल्यू बड़ा है। ठीक है? यहाँ पे साइज का मतलब मास वाइज नहीं, रेडियस वाइज। करेक्ट है? तो 4 केस तो हम लोग डील कर लिए। कौन कौन सा केस? डिविएशन जहां से स्टार्ट होता है उसके लिए, राइट। तो डिविएशन में पहला केस क्या था, लो प्रेशर, राइट। दूसरा केस था क्या था, हाई प्रेशर। और थर्ड केस क्या था, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। और लास्ट केस जो हम लोग 2 गैस के लिए देखे हैं। करेक्ट? यस। यहाँ पर जो वो मिला है Z इज इक्वल टू ये वाला, सर ये वाला तो हाई प्रेशर के साथ मतलब सेम हो रहा है, तो हाइड्रोजन हीलियम का कुछ मतलब कनेक्शन है क्या हाई प्रेशर? नहीं, हाइड्रोजन हीलियम का नहीं, हाइड्रोजन हीलियम का इवन कि जहाँ से डिविएशन स्टार्ट होता है, जहाँ से डिविएशन होगा लो, जहाँ से डिविएशन सारे दूसरे गैस में जो डिविएशन स्टार्ट होता है, तो दूसरे गैस में आपने हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर फॉर अदर गैसेस पहले पॉजिटिव डिविएशन होगा या पहले नेगेटिव डिविएशन होगा, अदर देन हाइड्रोजन एंड हीलियम। बाकी गैस को तो मैंने बोला नहीं कि एक को इग्नोर करना है।
तो फॉर अदर गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दिया जाए, अरे जेड का वैल्यू 1 है तो पहले क्या होगा, निगेटिव डिविएशन, और फिर क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन। लेकिन ये निगेटिव डिविएशन वहाँ से स्टार्ट होगा ना जहाँ से डिविएशन स्टार्ट होगा, और डिविएशन का एक प्रॉपर कोई क्रिटिकल पॉइंट रहा होगा, 1 एटम पे तो होगा नहीं, राइट। लेकिन ये अदर गैस के लिए है अदर गैसेस, इसमें किसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, H2 और हीलियम को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन और हीलियम रहेगा तो इसका एक ग्राफ ऐसे जाएगा या डायरेक्टली यहाँ से पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डिविएशन ये दिखा दीजिएगा। तो हाइड्रोजन, और इसमें हाइड्रोजन का ऊपर रहता है और हीलियम का नीचे रहेगा, ठीक है ना। क्या बोले, क्लियर कट, इतना क्लियर कट तो स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जहाँ पे डिविएशन जहाँ से स्टार्ट होगा तो उसके लिए हाई प्रेशर जोन हो, डिविएशन, लेकिन क्या हो, डिविएशन मतलब रियल गैस कैरेक्टर। तो उस केस में चाहे डिविएशन का लो प्रेशर जोन हो या डिविएशन का हाई प्रेशर जोन हो, दोनों केस में उसका पॉजिटिव डिविएशन होगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ से तो स्टार्ट किए भाई, यहाँ से जाकर स्टार्ट किए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए हैं। देन दूसरे गैस में देखे होंगे कि मैं दूसरे गैस का जब मैं पॉजिटिव डिविएशन दिखाया होगा तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट किया होगा, बट हाइड्रोजन हीलियम के लिए कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में मोस्टली कौन सा डिविएशन होता है, पॉजिटिव डिविएशन होता है, करेक्ट है ना। तो इस जब एक मिनट, तब जब मैं बोल ही रहा हूँ कि जहाँ पे डिविएशन जब हो रहा है उसमें लो प्रेशर जोन हो या हाई प्रेशर जोन हो, दोनों केस में पॉजिटिव डिविएशन होगा, क्योंकि ए का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन वो बात डिविएशन के लिए। अब ये नहीं बोलना है सर आइडियल गैस रहेगा तो क्या होगा, 1 होगा, फिर क्या होगा, 1। हाँ बोलिए। सर वो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स इसलिए कम है क्योंकि वो मास कम। वेट कीजिए, सब कुछ पढ़ाएंगे। अब इसका अब देखिए वो चीज़ आज भी आएगा। अब मेरा क्वेश्चन का आंसर आप ही से मैं लेता हूँ। ये मैं पढ़ाऊँगा केमिकल बॉन्डिंग में, और अंडर द हेडिंग एच बॉन्डिंग एंड वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 5 टाइप का होता है। पहला होता है आयन डाइपोल, दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल, तीसरा होता है आयन इंड्यूस, मतलब पहले से नहीं था उसमें, इंड्यूस किया गया, मतलब पहले से वो नॉन पोलर था। फोर्थ होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और लास्ट होता है दोनों नॉन पोलर है, इंड्यूस डाइपोल जिसका एक और नाम है डिस्पर्सिव फोर्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और उसी का एक और नाम है लंडन फोर्स, राइट। तो एक मिनट, तो H2 और H2 तो हाइड्रोजन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो दो H2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंड्यूस डाइपोल। और जहाँ पे सेम टाइप ऑफ VF है, एक स्टोरी यहाँ का नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा सही जगह पे सही बात बोलेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि क्लास वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो फिर से मैं वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ कांस्टेंट ए को लेकर आऊँगा, ठीक है। ऐसे आप बोल दिए हैं तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए, स्पेशली आपके लिए ले लेता हूँ। तो एक्चुअल में अब डिपेंड करता है कि H2 और He में, पहले तो H2 और He का ए का वैल्यू बहुत कम रहेगा। फिर भी अगर सर H2 और He में ए का वैल्यू क्या होगा, तो जहाँ पे सेम टाइप ऑफ VFA ऑपरेट होता है तो उस केस में जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है उसमें वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। बट ये बात बोलने के लिए सेम टाइप ऑफ VFA होना पड़ेगा, करेक्ट। अब जहाँ एक में हो रहा है आयन डाइपोल और दूसरे में हो रहा है इंड्यूस डाइपोल, तो हम लोग आयन डाइपोल को ज़्यादा फेवर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू साइज, मोलर मास, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर करवाते हैं, आप बहुत सारा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिएगा, ए सिर्फ इनके लिए,
इसको दोबारा पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, करेक्ट। H2O, बट यहाँ पे थोड़ा सा बात करना बनता है, ठीक है स्टूडेंट। और अभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए कि हाँ H बॉन्डिंग होता है। H बॉन्डिंग क्या होता है वो हम लोग डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो H बॉन्डिंग के लिए क्राइटेरिया है, थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन के बच्चे सुन पा रहे हैं? तो H बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन, यहाँ ध्यान से देखिएगा जब पढ़ाते रहते हैं, तो H बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन शुड बी कोवैलेंटली अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इन जनरल कहीं कहीं पे क्लोरीन भी H बॉन्डिंग बना देता है, वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। और केमिस्ट्री में है तो रिजिड नहीं रहना है, रिजिड रहिएगा तो -5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, 4 मार्क्स चला गया, 1 मार्क्स और चला गया। और उसका अट्रैक्शन किसके साथ रहेगा? बी के साथ, करेक्ट। और वो बी भी क्या रहना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और यहाँ पे बी पे 2 सिचुएशन, इस बी पे निगेटिव चार्ज हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। और इस इक्वेशन को अगर कोई सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करता है, तो इस टाइप के थोड़ा अट्रैक्शन को हम लोग एक अलग नाम दे दिए हैं H बॉन्डिंग। और देखे होंगे जब मैं केमिकल बॉन्डिंग का फॉर्मेट तैयार कर रहा था, मैं अपना प्लानिंग बताया था कि पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर पहले ये पढ़ाऊंगा, फिर बिग बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, करेक्ट। तो बिग बॉन्डिंग में वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और H बॉन्डिंग रखा होगा, तो ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंट आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है, इवन आइसोमेरिज्म में भी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन किससे अटैच है? कोवैलेंटली बॉन्डेड है ऑक्सीजन से। एक कंडीशन तो पूरा कर दिया, राइट। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा? डेल प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा भाई? तो सर यहाँ पे 2 डेल माइनस रहेगा, एक इस बॉन्ड की वजह से, एक इस बॉन्ड की वजह से। तो डेल माइनस और डेल माइनस, डेल प्लस। तो इस बॉन्ड में क्या हो गया? पोलराइजेशन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ओवरऑल पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है? बाद में बताएंगे पोलर और नॉन पोलर के लिए एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। इसका एक अट्रैक्शन हो रहा है, तो नहीं लगता है कि सर ओके इट इज काइंड ऑफ चार्ज अट्रैक्शन? क्या है? इसका डेप्थ में गए तो क्या हुआ है? कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल। दिस H बॉन्डिंग एराइजेज, जैसे आपका ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, H बॉन्डिंग होता है ड्यू टू, पहला ऑप्शन डाइपोल अट्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन डाइपोल आयन अट्रैक्शन, सी बोथ और डी नन ऑफ दिस। दोनों होगा, डाइपोल। एक देख लिए, दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है भाई, राइट। जैसे हम लोग, अरे होता है अब बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? आप लोग इतना पढ़ते हैं कि NaOH को अल्कली बोलना चाहिए सर, बेस नहीं। क्यों बोलते हैं अल्कली बोलना चाहिए? वैसा बेस जो हाईली सोल्यूबल वाटर। तो भाई आप कहीं पे गए और जाके उस कम्युनिटी में एकदम बहुत ज़्यादा मिक्स हो गए, मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ है। मिक्स होने का मतलब गए और किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मिक्स हुए? नहीं हुए। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व होता है और हाईली सॉल्युबल है, तो एक कहावत है लाइक डिजॉल्व लाइक, जो जैसा रहता है वो उसी में घुलना पसंद करता है। तो हाईली पोलर सॉल्वेंट, हाईली पोलर डिजॉल्व इन पोलर, इसका मतलब मोर पोलर में घुलेगा और लेस पोलर में घुलेगा, और नॉन पोलर में।
गाड़ी का सर्विसिंग करने गए तो देखते हैं धोने के लिए लोग डीजल और पेट्रोल का यूज़ करते हैं, सस्ता तो पानी पड़ता, राइट। अब ये नहीं कि सर वो बोल रहे हैं सर पानी से भी तो धो देते हैं, मिट्टी को धोते हैं क्या? वहाँ पे जो ग्रीस लगा रहता है इंजन को जब सर्विसिंग करने के लिए खोल कर तो उसको पानी से धोएंगे, जाएगा क्या ग्रीस वहाँ से? तो उसको धोने के लिए क्या यूज़ करते हैं? या तो केरोसिन ऑयल, नहीं तो डीजल, नहीं तो पेट्रोल। वजह वो नॉन पोलर है, तो चाहिए क्या? नॉन पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक। इस कोटेशन को याद कर लीजिएगा, करेक्ट। अच्छा चलिए इसी बात पे जेईई मेन में 2 बार 2019 के 2 सेट में पेपर क्वेश्चन आया हुआ था कि वाटर और बेंजीन या टॉलिन, करेक्ट, इन दोनों को मिक्स किया गया तो उसको सेपरेट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? तो इसमें से वन ऑफ द बेस्ट मेथड है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, मतलब लेयर बन जाता है, करेक्ट। एक पोलर हो गया, एक क्या हो गया? नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर का मिक्स करने के बाद भी वो क्या मिक्स रहेगा या अलग अलग सेपरेट हो जाएगा? अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन, और उसमें जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा और जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो इस तरीके से भी सेपरेट कर सकते हैं, राइट। मान लेते हैं कि आप कहीं पे गए, होता नहीं कभी कभी लोग, आज के डेट में एक फैशन हो गया है कि जंगल में चले गए, टेंट लगाए, वहाँ पे रात बिताए, राइट। गए और आप एक मतलब एनर्जी सोर्स के नाम पे केरोसिन ऑयल का डब्बा लेके चले गए, उसका लाइट लालटेन तेल कम हो गया और उसका बत्ती जो होता है ना, जिस जलता है धागे वाला, वो छोटा हो गया। कैसे कीजिएगा? आपको जलाना है, माचिस है और धागा नहीं है, वो थोड़ा छोटा हो गया, भाई उसमें पानी डाल देंगे उस डब्बा में जिसमें ऑयल है, कंटेनर में पानी डाल देंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा नहीं? तो ये तो कहीं पे पूछा हुआ है इंटरव्यू में, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, क्या करिएगा, राइट। अब थोड़ा क्या, और खाना भी बनाना है या लाइट में रहना भी है, तो ये हो गया, क्या हो गया? डिफरेंशियल प्रोसेस, राइट। अब तो याद रहेगा ना, 2 जेईई मेन का क्वेश्चन बता दिया चलते चलते, राइट। एनीवे, तो NaOH अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं, NaOH अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं भाई, तो OH माइनस का भी तो अट्रैक्शन होगा, किसके साथ? वाटर के साथ, तो किसमें जाकर मिक्स हो रहा है? यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन? H बॉन्डिंग का। ए हो गया डाइपोल, आई हो गया आयन, इसको कौन सा अट्रैक्शन बोलिएगा? आयन डाइपोल अट्रैक्शन, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर अगर NaOH डिजॉल्व कर रहे हैं तो इसमें तो सिर्फ NaOH नहीं गया है, Na प्लस भी तो है, OH माइनस तो घुल गया, व्हाट अबाउट Na प्लस? तो वाटर का यहाँ देखिए, नहीं कोई भी सॉल्यूट अगर घुल रहा है, आप 2 लोग गए किसी जगह पे और दोनों आपस में बात करते रहिएगा, तो क्या उस सिस्टम के साथ मिक्स हो पाइएगा, राइट। तो अगर NaOH वाटर में डिजॉल्व किए हैं तो OH माइनस को भी एकदम एग्जॉस्टिव वे में अगर घेर ले वाटर मॉलिक्यूल्स, और Na प्लस को भी, करेक्ट। इसका मतलब सॉल्वेंट के साथ दोनों जाकर मिक्स हो गया, हाईली सोलेबल। तो Na प्लस यहाँ पे तो डेल माइनस है भाई, इसके साथ भी तो अट्रैक्शन हो जाएगा। इस अट्रैक्शन का नाम क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल, राइट। बट इसको H बॉन्डिंग नहीं बोल देना है। ये जो अट्रैक्शन हो रहा है वो इसका सोडियम का पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको बोलेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इट इज नॉट द H बॉन्डिंग, बट इट इज काइंड ऑफ व्हाट? H बॉन्डिंग। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? H बॉन्डिंग, करेक्ट। अब समझ में आ गया? चलिए 1 मिनट रुकिए अब। और जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है, अरे यहाँ देखिए, अब जब इस कहानी पे आ ही गए हैं तो इसका थोड़ा एडवांटेज ले लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं वांडर वाल कांस्टेंट A का, इसे फ्रीक्वेंट का तो 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इतना टाइम डिजर्व करता है। तो A स्टैंड फॉर व्हाट? A स्टैंड फॉर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, विद इन द मॉलिक्यूल या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स? 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के बीच में भी तो अट्रैक्शन होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जो अट्रैक्शन होगा उसके लिए क्या रहेगा? तो सर डाइपोल। बट उस डाइपोल अट्रैक्शन का एक लिमिट से ज़्यादा अगर अट्रैक्शन होता तो उसको H बॉन्डिंग में डाल देते हैं। एक तो VFA हो गया, तो VFA में तो डाइपोल अट्रैक्शन है,
तो सर एच बॉन्डिंग को भी VFA में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन हम लोग जब पढ़ेंगे तो लिखवाएंगे कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से लेकर 42 किलो जूल पर मोल के बीच में अगर रहता है तो उसको हम लोग एच बॉन्डिंग के कैटेगरी में डाल देते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ, करेक्ट। तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसका सोर्स क्या रहेगा भाई, एच बॉन्डिंग। तो एच बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ अट्रैक्शन, ड्यू टू एच बॉन्डिंग जो अट्रैक्शन बनेगा, और जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कैटेगरी में आएगा, उसमें हम लोग जहाँ पे एच बॉन्डिंग होता है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो उसके लिए ए का वैल्यू ज़्यादा लेंगे, करेक्ट। और जो VFA के वजह से होगा उसमें ए का वैल्यू कम लेंगे। अब VFA में भी सबसे कम किसका होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल। किसका होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो एच बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, इंड्यूस्ड डाइपोल, लिखिए भाई, इंड्यूस्ड डाइपोल। ये मत सोचिए कि मैं सब्जेक्ट से डिबेट कर गया हूँ, एक्चुअली मुझे इस पर क्वेश्चन करना ही था, लेकिन थोड़ा देर के बाद करते हैं। यहाँ देखिए नाम ही है ना इंड्यूस्ड डाइपोल, मतलब पहले से डाइपोल नहीं था, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, नॉन पोलर, करेक्ट। इसको सेकेंड टाइम भी लेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, क्या है, नॉन पोलर। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल समझाने के लिए मैं लेता हूँ F2Cl2 Br2 I2, बेस्ट एग्जांपल है समझाने के लिए आपको। क्वेश्चन ने पूछा हुआ है फ्लोरीन किस फॉर्म में रहता है, जो नेचुरल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फ्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है, पता है कि नहीं। क्लोरीन भी गैस के फॉर्म में होता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए उसको हम लोग ब्रोमीन का लिक्विड फॉर्म बोलते हैं ब्रोमीन वाटर, राइट, ब्राउन कलर का होता है। तीन ही तो ब्राउन गैस है, कौन कौन सा, NO2 Br2 एंड CrO2 Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। और आयोडीन का कलर होता है बैगन जैसा, वायलेट, आयोडेक्स जानते होंगे। तो आयोडीन, तो ये होता है सॉलिड फॉर्म में, एक इसमें होता है लिक्विड, एक इसमें होता है। तो इवन इफ ऑल आर नॉन पोलर, तो दो और सब हैलोजन के हैलोजन ग्रुप का ही है, तो क्या वजह है कि ये दोनों गैस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। इसका मतलब है कि इस Br2 में क्लोरीन गैस मॉलिक्यूल के बीच में ब्रोमीन मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज आया होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन रहा होगा, और इसमें और भी ज़्यादा अट्रैक्शन रहा होगा तो सॉलिड फॉर्म में आ गया, एग्री। तो एक्चुअल में इसका साइज कुछ ऐसा रहा होगा भाई, क्लोरीन का, दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल का, बहुत बढ़िया समझिएगा, क्लोरीन का ऐसा रहा होगा, ब्रोमीन का ऐसा रहा होगा, और व्हाट अबाउट आयोडीन, एग्री। अब यहां देखिए, जिस तरीके से एटॉमिक और वाइटल होता है, वैलेंस एटॉमिक और वाइटल, तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर और वाइटल भी हो जाता है, राइट। तो फ्लोरीन का अगर साइज छोटा है तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, करेक्ट, वो इसके न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड रहेगा, है ना। और आयोडीन का जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा वो खुद के न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड रहेगा या लूजली बॉन्डेड रहेगा, करेक्ट। तो ये दो मॉलिक्यूल अगर आपस में अप्रोच करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। और अगर रिपल्सन होगा तो ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ आ जाएगा और ए इलेक्ट्रॉन क्लाउड उस तरफ चला जाएगा, तो नहीं रहता कि शेप का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, सिमेट्रिकल रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन जब अप्रोच करेगा तो, या अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, करेक्ट। इसको हटाएं।
तो सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा भाई। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ चला गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन से अनसिमेट्रिकल हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले से था या मैंने प्रोड्यूस किया, इंड्यूस किया? इंड्यूस कब हुआ? जब दो मॉलिक्यूल अप्रोच किया, राइट। यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस। बट ये जो डिस्टॉर्शन था ये क्या सबसे फ्लोरीन में होता? बट फ्लोरीन और आयोडीन में किस में होने का चांस ज़्यादा है? भाई फ्लोरीन का खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद के न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है, तो उसमें डिस्टॉर्शन होने का चांस कम रहेगा। और आयोडीन में डिस्टॉर्शन होने का चांस, दिस इज द वजह, एक मिनट ये आपके लिए स्पेशली, दिस इज द वजह कि मॉलिक्यूल का मोलर मास ज़्यादा रहता है तो साइज बड़ा रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद के न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पर रहेगा, तो उसका डिस्टॉर्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। तो इसको राइट टाइम पे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और तो सर ये होगा तो अब अट्रैक्शन कैसे बनेगा? तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस सिचुएशन ये अपने आप को रीअरेंज करता है, और रीअरेंज करने के बाद इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होता है। ए डेल प्लस डेल माइनस, डेल माइनस डेल प्लस। तो लास्टली जाकर नॉन पोलर में भी क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हुआ, राइट। बट ऐसी सिचुएशन नहीं था कि बिल्कुल कोई हवा के अगेंस्ट में काम हुआ है, कि नॉन पोलर था उसमें पोलराइजेशन क्रिएट हुआ, इंड्यूस हुआ दोनों में, और तब जाकर अट्रैक्शन बना, करेक्ट। तो ये इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, करेक्ट। ऐसी का नाम क्या है? डिस्पर्सिव फोर्स। ऐसी का नाम क्या है? और सबसे ज़्यादा किस में हो सकता था? इसका मतलब F2 Cl2 Br2 एंड I2, F2 Cl2 Br2 एंड I2 में। अगर यहाँ पे अट्रैक्शन का, इस फोर्स का ऑफ अट्रैक्शन का बात करेंगे तो क्या ए ऑर्डर दे सकते हैं? करेक्ट। और अट्रैक्शन ही तो यहाँ पे स्टैंड फॉर ए, अट्रैक्शन स्टैंड फॉर व्हाट? ए। तो आपसे क्वेश्चन आप देखिए कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव बन गया। इसका मतलब है कि F2 Cl2 Br2 I2 में वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए का वैल्यू पूछा जाएगा, ऑर्डर पूछा जाएगा। यही ऑर्डर रहेगा भाई वैन डेर वाल्स कांस्टेंट का। तो वैन डेर वाल्स कांस्टेंट ए स्टैंड फॉर व्हाट? अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। लिख लीजिए, पक्का समझ में आ गया होगा, करेक्ट। नीचे एक और पॉइंट मेरे तरफ से यहाँ पे लिखे है, इफ सेम टाइप ऑफ VFA आर ऑपरेटिंग, if same type of VFA are operating, if same type of VFA are operating, अब ब्रैकेट लिखेगा इंटरमोलिकुलर, इंट्रा नहीं इंटरमोलिकुलर, देन मोलर मास इंक्रीजेज, V वैल्यू ऑफ A इंक्रीजेज, देन मोलर मास इंक्रीजेज, इंट्रा नहीं बोल रहा हूं, इंटर VFA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। बट ये बोलने के लिए कंडीशन शुड बी व्हाट? सेम टाइप ऑफ VFA। कंडीशन क्या होना चाहिए? सेम टाइप। अभी यहां देखिएगा स्टूडेंट, यहां देखिए जनरली हाइड्रोकार्बन्स आर पोलर या नॉन पोलर? जनरली हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर, राइट। CH4, तो दो CH4 मॉलिक्यूल के बीच में क्या रहेगा? इसी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। C2H6, C3H8, C4H10 एंड C5H12, इन पांचों के बीच में ए का वैल्यू का ऑर्डर क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ ए का ऑर्डर रहेगा, लिखिए
हाँ आएंगे आएंगे, अब एक ही बार सब कुछ बोलिएगा तो और खिचड़ी हो जाएगा। वो सब केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे, ठीक है। ये राइट टाइम नहीं है। देखिए हर एक चीज़ पढ़ा दिया जाएगा, इस बार रिस्क नहीं लेना है। तो इस बार के लिए सिलेबस मेरे माइंड में भी है, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है उसी पे ज़्यादा फोकस भी करते हैं। बस खाली ऑड चैप्टर आप लोग संभाल लीजिएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ लीजिए, वो मेरे ऊपर छोड़ देते हैं। तो मैं बच्चों को ऑलवेज बोलता हूँ सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, सर पढ़ लेंगे और पढ़ ही लेते हैं। हाँ एग्जाम के बाद मतलब अगर कभी गलती से बोल दिया ना कि देखिए इसको मत देखिएगा स्टूडेंट, उसको ज़्यादा फिर देखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर ऐसा क्यों बोल दिए, मतलब एनर्जी में बोल रहा हूँ कि नहीं देखना है भाई, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो काम का नहीं है। बाद में जब IIT कर जाएगा तो PhD करते रहेगा उस टॉपिक पे, बट अभी अपना बचा के रखना है। आपको लगता है कोई सेट होगा तो उसमें एक दो क्वेश्चन और टाइप का आएगा ही। कोई एक सेट है तो एक आध दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना, कितना भी आप पढ़ के बैठिएगा एक आध दो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो लगता है कि नहीं जानते हैं उसका थ्योरी, राइट, बिल्कुल रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, बाद में ऑटोमेटिक हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ते पढ़ते वो भी चीज़ क्लियर हो जाए। एनीवे ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक बात बताइए, यहाँ देखिए दो लाइन के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दो स्फीयर के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा? वेरी गुड, इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा, इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा, करेक्ट। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का, बट यहाँ पे कंडीशन है इफ मॉलिकुलर वेट इज कांस्टेंट, इफ मॉलिकुलर वेट इज, एक मिनट, विद इन द फैमिली इंट्रैक्शन ज़्यादा तो नेबर के साथ इंट्रैक्शन कम होगा ना, ये तो जनरल रूल है। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही इंट्रा मॉलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कम हो जाएगा। तो इंट्रा अट्रैक्शन और इंटर अट्रैक्शन डायरेक्टली होता है या इन्वर्सली होता है? याद रहेगा? नहीं आप लोग भूल जाइएगा, लिख लीजिए, इंट्रा VFA और इंटर VFA ऐसे चलता है भाई, करेक्ट है ना? यहां देखिए, तो मान लेते हैं कि किसी मॉलिक्यूल, लेकिन ये बात किसके लिए कर रहे हैं? यहां देखिएगा, ये बात मैं कर रहा हूं जब मॉलिक्यूलर वेट इज कीपिंग कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है और कोई एक, यहां देखिए नीलम शर्मा, और कोई एक मॉलिक्यूल है, तो सर मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है तो उसका दो स्ट्रक्चर आइसोमर तो हो सकता है। जैसे C5H12 का 3 आइसोमर, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, राइट। तो मान लेते हैं कि एक का ज्योमेट्री लीनियर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट लीनियर जैसा है, इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा बनेगा। लेकिन अगर उसमें ब्रांचिंग हो गया, क्या रहा, तो उसमें स्फेरिकल टाइप का ज्योमेट्री डेवलप हो रहा है, तो उसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या रहेगा? कम रहेगा, करेक्ट। अब इसको और भी बढ़िया इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है तो एक सिचुएशन ऐसा है और एक सिचुएशन अगर ऐसा हो रहा है तो फर्स्ट और सेकेंड में कहाँ पे अट्रैक्शन, इंटर VFA किस में ज़्यादा होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। दिखाइए, इसमें डेप्थ में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए उतना जितना से मेरा वैन डर वाल्स कांस्टेंट एक बार में आंसर आ जाए। यहाँ देखिए, C5H12 में हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर? 3 है। उसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किसमें है? नियोपेंटेन। ब्रांचिंग नियोपेंटेन है ना, नॉर्मल पेंटेन या नियोपेंटेन? ब्रांचिंग समझते हैं, नॉर्मल पेंटेन तो अनब्रांच है, उसमें टर्मिनल पॉइंट 2 है, राइट।
बोलिए इस कार्बन, यहाँ देखिएगा, इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या है, sp3, और sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। गुलदस्ता देखे हैं, गुलदस्ता, ओके। ये तीनों, ये ग्रुप क्या व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा या टेट्राहेड्रली अरेंज रहेगा, दिमाग में इमेजिन कर पाए, ओके। इसका ऑप्शन क्या है, sp3। यहाँ पे भी तीनों हाइड्रोजन कैसा अरेंज रहेगा, ओके, वेरी गुड। पूरा स्टोरी ही समझा देते हैं, इसको दोबारा लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसको मैं ऐसे अरेंज कर दिया, CH3 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 एंड CH3, करेक्ट। यहाँ देखिए थोड़ा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहा होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या स्लाइटली डेल प्लस और यहाँ पे डेल डैश माइनस करें, करेक्ट। और यहाँ भी क्या रहेगा, डेल डैश माइनस डेल प्लस, यहाँ भी क्या रहा होगा, डेल प्लस डेल प्लस डेल डैश माइनस डेल प्लस डेल डैश माइनस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस। देखिए इंट्रा मॉलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए नहीं था कि दोनों थोड़ा पास होना पड़ेगा, लेकिन अनब्रांच रहेगा तो इतना अप्रोच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दिस इज द रीजन कि फॉर इंट्रा मॉलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खास करके हाइड्रोकार्बन के लिए जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होता है, उसमें इंट्रा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। क्या होता है, और इसका स्ट्रक्चर, इसलिए मैं बोला था गुलदस्ता का माइंड में इमेजिन कीजिए, नहीं होता है कि इट इज़ काइंड ऑफ अ स्फेरिकल टाइप का नजर आएगा, काइंड ऑफ व्हाट, अ स्फेरिकल। तो इसका दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इंटर अट्रैक्शन कम रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा, बट अंदर में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। एक में अभी लिखना नहीं है। दिस इज द रीजन। अब यहाँ देखिएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस ब्रांच, why more branch alkane are more stable with respect to if molecular weight is keeping constant, this is the answer। यहाँ पे इसका तीन था ना, CH3 CH2 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 CH3, एक तो यह है CH3 CH CH3 CH2 CH3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑल दिस थ्री आर आइसोमर। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, उसके बाद इसका मतलब मोर ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस ब्रांच, करेक्ट। लेकिन अगर मोर ब्रांच और लेस ब्रांच कर रहे हैं मतलब मॉलिक्यूलर वेट इज कीपिंग कांस्टेंट। रीजन, मेन रीजन क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट है ना। अब इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, आप समझ गए तो। यहाँ पर पहले से डायग्राम बढ़िया से दिखाइए, इतना मेहनत से इसको ड्रॉ किया गया है। भाई एक कार्बन पे ऑब्वियसली 3 डेल माइनस होगा, उसके मतलब डेल डैश प्लस कर दिए, बाकी इस हाइड्रोजन को नहीं दिखाए हैं, थोड़ा सा गंदा डायग्राम बन जाता। मुझे बस यहाँ पे अट्रैक्शन अंदर में दिखा देना था। ऑब्वियसली बनेगा 3 डेल माइनस, उसी को डेल डैश कर दिए। इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या बॉक्स बनाए हैं, मोर ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स आर मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन मत कीजिएगा, नहीं तो उसमें अल्किन भी आ जाएगा, उसका कुछ और डिफरेंस रहेगा। मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू
लेस ब्रांच अल्केन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस पे ज़्यादा बात बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात तो बोल सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ब्रांचिंग ऑफ अल्केन एंड इंट्रा VFA के बीच में क्या डायरेक्टली बोल दें, मॉलिक्यूल के अंदर, करेक्ट। तो ब्रांचिंग ऑफ अल्केन इंटर के साथ क्या रहेगा, वेरी गुड। और ए को कौन कंट्रोल करता है, इंट्रा या ए, इंटर। वैल्यू ऑफ ए वैन डर वाल्स कांस्टेंट, इसको कौन कंट्रोल करेगा, उसके लिए ए देखेंगे या ए देखेंगे, इंटर देखेंगे। दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। इसका मतलब है कि ब्रांचिंग, लेकिन ए बात बोलने के लिए व्हाट इज कीपिंग कांस्टेंट, यस। अब इस पे एक क्वेश्चन ले लिया जाए। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन में ऑर्डर ऑफ ए पूछा हुआ है, ए का ऑर्डर। तो सबका मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, राइट। और सब में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए सोच रहे हैं, VFA का लास्ट वाला, राइट। ऑल आर नॉन पोलर। तो सबसे ज़्यादा इंट्रा किस में होगा, इसमें। तो सबसे कम इंटर इसमें होगा। जिसमें इंट्रा ज़्यादा उसमें इंटर कम रहेगा। तो एक ऑर्डर क्या होना चाहिए, यस। क्लियर हो गया नीलम शर्मा, क्लियर है ना 100%। बट इसमें कंप्लीट कम से कम तो 5 आवर बात करूंगा बाद में, ठीक है। एच बॉन्डिंग और ए मिलाकर कम से कम तो 5 आवर चाहिए टाइम। आज के लिए बस एक के लिए जितना मुझे चाहिए था वो मैं ले लिया। इसको हटाया जाए। H2O CO2, इसमें ए का वैल्यू बताइए। नहीं यहाँ देखिए बाद में पढ़ाएंगे। CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, sp कार्बन होता है, राइट। अब बाद में जब पढ़ाया जाएगा आपको कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई गिवन मॉलिक्यूल इज पोलर नॉन पोलर, तो जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट। इसमें इस बॉन्ड का डाइपोल इधर होता है, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का वेक्टर इधर और इसका वेक्टर इधर, लीनियर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और एंगल 180। इसमें नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा, 0। CO2 में नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, करेक्ट। बाद में प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो ये CO2 कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये भी भाई है नॉन पोलर, ये भी क्या है, नॉन पोलर। इसमें कौन सा VFA चलेगा, इंड्यूस डाइपोल, इसमें भी कौन सा चलेगा। तो VFA का टाइप सेम हो गया। तो इफ सेम टाइप ऑफ VFA तो मोलर मास, तो इन दोनों में किसका ज़्यादा, CO2 का ज़्यादा। इसका मोलर मास ज़्यादा है ना 44, इसका मोलर मास कितना है, ऑलमोस्ट 36, ऑलमोस्ट 36, 18 है एटॉमिक नंबर। बट इसका तो मोलर मास सर कम है, बट इसमें बहुत बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है भाई। इसका नाम है क्या, H बॉन्डिंग, करेक्ट। तो यहाँ पे H बॉन्डिंग इसके मोलर मास पे भी डोमिनेट कर जाएगा, करेक्ट है ना। इसका मतलब व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ VFA
आर ऑपरेटिंग, तो जिसका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है उसको पहले फेवर करते हैं। सेम टाइप रहेगा तो मोलर मास देखेंगे इन जनरल, करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पे ए का वैल्यू का ऑर्डर क्या रहेगा, तो सबसे ज़्यादा ए का वैल्यू किसका रहेगा, एक H2O का रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच H बॉन्डिंग का अट्रैक्शन था H2O, बट इन दोनों में CO2, अतः तो सर इसका मतलब है कि ए का ऑर्डर देने के लिए मोटा मोटी मुझे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन का ज्ञान होना पड़ेगा, और वो कंप्लीट नॉलेज इन्फो कब मिलेगा, जब हम लोग H बॉन्डिंग और VFA क्लियर कर लेंगे। चलिए, लेकिन थोड़ा आप जब यहाँ पे पढ़ लिए हैं तो उतना आप आंसर दे सकते हैं। इन चारों का एक ऑर्डर बताइए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। तो ऑल आर नॉन पोलर, तो इसमें क्या कौन सा चलेगा, लास्ट जो अभी बताए थे, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा ए का वैल्यू किसका रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए। सर इस कारण ही क्या वो जेनॉन का मतलब दूसरे नोबल बेस इतने कंपाउंड नहीं होते तो जेनॉन बनाते हैं, वो यहाँ पर रीजन नहीं, इसका रीजन अट्रैक्शन से सिर्फ है। अब उसको यहाँ पे हम लोग नहीं इन्वॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि ए का वैल्यू, तो अभी आप सोचिएगा कि ए का सबका ए का वैल्यू निकाल लेंगे तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। बोले क्यों, उसके लिए कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग का उस टॉपिक का नॉलेज होना पड़ेगा, ठीक है। बट मोटा मोटी तो आइडिया लग जाएगा। इसको हटाया जाए। अब मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल तो आपको मेडिकल कोई क्वेश्चन में आया भी होगा ना, तो ये सब एग्जाम्पल ही रहेगा। अल्केन का रहेगा, नहीं तो अमोनिया का रहेगा, नहीं तो वाटर का रहेगा, ऐसे कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, करेक्शन टर्म कौन कौन सा था, ए एंड बी, ए एंड, तो पहले बी के लिए बात करते हैं, राइट। अब बी यहाँ पे, तो बी जो है वो करेक्शन टर्म कितने के लिए था, 1 मोल के लिए। ध्यान से देखिएगा, और एक लाइन लिखिए, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, लिखिए तो, द वॉल्यूम दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट, द वॉल्यूम दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट is called excluded volume. The volume that is not available for free movement, the volume that is not available for free movement is called excluded volume. सही है। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि, और यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल को एक स्फीयर के जैसा ट्रीट करते हैं, टीनी पार्टिकल्स। मान लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल का रेडियस r है और इस मॉलिक्यूल का भी रेडियस r है, तो फ्री मूवमेंट का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से कोलाइड नहीं करे। अगर कोलाइड कर गया तो फ्री मूवमेंट हुआ नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब है कि लेट अस सपोज अगर इसको फ्री मूवमेंट लेना है तो नहीं लेता है कि